जो गुप्ता जी लोग होते हैं वो व्यवसाय को ज्यादा चमकाते हैं, तो दांत को चमकाने का विचार कहाँ से आ गया? जब तक आपके अंदर में त्याग की भावना नहीं आएगी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये 100% सत्य बोल रहा हूँ। बिल्कुल। अगर आप किसी के लिए भी कुछ भी सेक्रीफाइस करते हैं, देते हैं, हम्म। करते हैं, तो ऊपर वाला 100% आपको 10 गुना देगा ही देगा। अपेक्षाएं इतनी ज्यादा हो गई है लोगों की, जिसके कारण जो चीज की आपूर्ति जो सोचते हैं अपेक्षा कर लेते हैं वो प्राप्त नहीं होती, तो वो दुख होता है। शादी जो विवाह है, क्योंकि आज के समय में लेट मैरिज का काम चल रहा है, लोग 30 35 वर्ष तक एज में शादी नहीं करते हैं। तो डॉक्टर मनीष अपने आप में गवाह हैं कि इनकी पढ़ाई में, इवन हायर एजुकेशन जो है, जो मेडिकल जैसी एजुकेशन है, वहाँ पर जो ज़्यादा समय पढ़ाई पे देना पड़ता है, ना परिवार बीच में आया, ना विवाह बीच में आया, और ना ही बच्चे बाधित हुए, बल्कि बचपन में टीवी में एक विज्ञापन देखा था और उसे देख के प्रभावित मिले। विज्ञापन था, राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। तो दांत हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यह बात एक डेंटिस्ट से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और आज जब समान जमाना बदला है और हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, तो हमारी मुस्कुराहट में दांत वाकई मोतियों से चमकदार हो जाते हैं, तो हमारी चमक में, हमारी पर्सनालिटी में भी चार चांद लग जाते हैं। तो दांतों के ऊपर में बात करेंगे और दांत की सुंदरता पे भी बात करेंगे, और दांत को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है एक व्यक्ति को, और कैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाता है, उसकी वह घटनाएं, वह क्रम और उसकी योग्यताएं। हम इन सारे मुद्दों पे आज बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर के प्रसिद्ध दंत रोग विशेषज्ञ और सोशल कामों में जुड़े हुए, सोशल चीज़ों में पार्टिसिपेट करने वाले डॉक्टर मनीष गुप्ता जी से। डॉक्टर मनीष जी, आपका अभिनंदन, स्वागत हमारे कार्यक्रम लाइफ कैंपस। प्रोग्राम है शख्स से शख्सियत। सबसे बड़ा डॉक्टर साहब ये चीज़ पूछूंगा, बचपन में जो हमने विज्ञापन देखा करते थे, तो अच्छा था एक दंतमंजन का कि राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे हैं। ये दांतों का और मोतियों से क्या संबंध बना? देखिए क्या है, कोई भी चीज जो चमकती है और सफेद होती है, तो लोग वो दोनों सफेद चीजों को और चमकती हुई चीजों का कंपेयर करते हैं। ठीक। इसलिए इसमें एक लॉजिक है कि जिस प्रकार मोती चमकता है, सफेद रहता है, उसी प्रकार हमारे मनुष्य में भी इंसानों के जो दांत होते हैं वो सफेद होते हैं और शाइनिंग करते हैं। इसलिए दोनों को कोरिलेट किया गया है। ठीक। तो दांतों को चमकाने का ये बचपन से ही शौक था आपको? मतलब हम तो पहले ये होते थे, जो गुप्ता जी लोग होते हैं वो व्यवसाय को ज़्यादा चमकाते हैं, तो दांत को चमकाने का विचार कहाँ से आ गया, पुश्तैनी व्यवसाय को छोड़? देखिए, गुप्ता जो है बेसिकली वैश्य कम्युनिटी से और बनिया कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, और व्यापार ही उनका ज़्यादा उनका रुझान रहता है। ये जो मेरा जो डेंटल प्रोफेशन में आने का मकसद ये है कि फादर भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं और ग्रैंडफादर भी आयुर्वेदाचार्य थे। तो वो जो घर में मैंने देखा ग्रैंडफादर को कि वो जो दवाइयाँ बनाते थे, फादर मेडिकल कॉलेज में जाते थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो वो एक कोई भी बच्चा जब देखता है अपने फादर ग्रैंडफादर ही रोल मॉडल्स रहते हैं, तो वो इंस्पिरेशंस मेरे को मिली वहाँ से। तो वो एक मन में थी कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। ठीक है। तो इसलिए तो डॉक्टर बनना है, उसमें डेंटिस्ट के लिए? डेंटिस्ट के लिए ऐसा है कि ये किसके पीछे भी एक कहानी है कि मैं 12th पास करने के बाद मैं रशिया चला गया था एमबीबीएस करने के लिए। 94 की बात बता रहा हूँ। और वहाँ पर पढ़ाई चल रही थी बढ़िया, 1.5-2 साल हो गया था। अचानक रशिया जैसे रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, उस समय यूएसएसआर डिवाइड हुआ था। हाँ। 1990 में। 90 में तो 17-18 देशों में विभक्त हो गया था। उसमें बोस्निया, चेचनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे, लाटविया और भी बहुत सारे देश थे। तो उसमें अटैक कर दिया था, रशिया ने अटैक कर दिया था कुछ कंट्रीज में, कुछ हिस्सों में, जिसके कारण वहाँ पर क्राइसिस बढ़ गई थी। इंडियंस की लूटपाट बढ़ गए थे और क्राइम ज़्यादा होने के कारण अंडरवर्ल्ड का बहुत ज़्यादा हावीपन हो गया था, पढ़ाई में दिक्कतें हो रही थी। ये बहुत सारे आए दिन कर्फ्यू लगना और फ्लाइट्स का बहुत कैंसिल्स होने, जिसके कारण प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण वहाँ मेरे को नहीं जमा। फिर मैं इंडिया आके आगे का मेडिकल का कंटिन्यू किया। तो फिर मेरा, तो रसिया कितने साल रहे? मैं 2.5 साल रहा। 2.5 साल। 12th के बाद रसिया चले गए और 2.5 साल वहाँ रहने के बाद वापस आए। जी। फिर
फिर मैं यहाँ पर पीएमटी दिया, क्लियर किया, फिर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से यहाँ से मैं बीडीएस का डिग्री किया और उसके बाद क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस चालू हो गई। एक चीज को जब आप रशिया गए और 2.5 साल तक वहाँ रशिया में रह करके वापस आके पीएमटी दे रहे हैं, इस बीच में मनस्थिति कैसी रही होगी? क्योंकि एकदम इजी नहीं होता है डॉक्टर मनीष कि एक बार हम किसी और पढ़ाई को जाएं और एमबीबीएस का टैग लगा हो, बाहर चला गया है बंदा, फिर लौट करके अपने कंट्री में आए अपने बीच में और फिर से तैयारी करे उनकी के। जब मैं वहाँ से आया तो मेरे को एडजस्ट होने में ही 3 से 6 महीना हो गया, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा था, यहाँ गर्मियाँ ज़्यादा थी, कुछ मेरे को अजीब लगने लगा ना, मेरे को वहाँ पास जाना चाहिए। पारिवारिक में बिजनेस होने के कारण मेरे को बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट हो गया, फिर फादर के साथ में और ब्रदर लोगों के साथ में। फिर दोनों ब्रदर की शादी हुई, सिस्टर की शादी हुई, दोनों ब्रदर का अलग सेटअप किया। फिर मुझे लगा अब सब कुछ सेटल हो गया है, ब्रदर लोग सेटल हो गए हैं, दोनों शॉप हो गई है, सिस्टर की शादी हो गई, अब मैं वापस अपने फील्ड में, मेरी जो जवाबदारी थी मैंने अपनी जवाबदारी बड़े भाई होने के नाते, परिवार के मुखिया होने के नाते मैंने वो पूरी कर ली। अब मुझे वापस, मुझे मन में था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, राइट। तो वो एक मन में जुनून था। मैंने एग्ज़ाम दिया, पहली बार में हुआ, रैंक कम आया तो नहीं हो पाया, दूसरी बार में आया तो बिलासपुर मेडिकल कॉलेज मिल रहा था, तीसरी बार, इस बीच मेरी शादी भी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे 2। अच्छा। और फिर मैं बोला यार मेरे बच्चों को भी मेडिकल देखना में है। एडमिशन लेने के पहले, मेडिकल मेडिसिन लेने के पहले, डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेने के डेंटल में पहले admission मेरे 2 के बच्चे पहले। थे, पहले से शादी हो चुकी थी। हाँ। तो लोग पहले, मतलब मैं एक चीज रोकता हूँ, मतलब यहाँ पे जो मेरे जो दर्शक लोग हैं तो उनको एक बता दें कि भैया कैरियर में शादी बाधा नहीं देती, जी बिल्कुल, है ना। पढ़ाई, लोग ये बोलते हैं कि भैया हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी शादी नहीं कर 2 चीज़ अलग अलग होती है। आपका वैवाहिक जीवन अलग होता है और पढ़ाई अलग होती है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। जिस प्रकार से रायपुर की पूर्व महापौर किरणमयी नायक जी हैं, उन्होंने शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, बच्चे 15 साल होने के बाद पीएचडी करी, एलएलएम किया। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि लाइफ टाइम कर सकते हो, लर्निंग प्रोसेस है। नहीं, वो एक अलग चीज है। आपने, लेकिन आपके अंदर वो जुनून आपने होना ग्रेजुएशन चाहिए। नहीं, एक मिनट मनीष भाई, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, एक बेसिक पढ़ाई कर ली है, उसके बाद आप पीएचडी करने जा रहे हो, एमफिल करने जा रहे हो, कोई रिसर्च करने, डिफरेंट थिंग है। लेकिन आपका जो केस मैं देख रहा हूँ उसमें आप ये कह रहे हो कि 12th के बाद ग्रेजुएशन हुआ नहीं, बट यूं कहा जाए कि इसके बाद मैं कुछ कर सकता हूँ, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई थी अभी। हमारे यहाँ ग्रेजुएशन को बेसिक माना गया है। आपकी शादी हो गई, शादी के बाद 2 बच्चे भी हो गए, उसके बाद आपने पीएमटी को फिर से फाइट किया। जी, और वो चीज़ बहुत स्ट्रगलिंग फेज था कि उस समय मैं शॉप में भी बैठता था, परिवार को भी देखता था, घर में भी देखता था और पढ़ाई भी करता था। इतनी सारी चीज़ों को देखते हुए और बच्चों को भी लालन पालन करना पड़ता था। ये सब होने के बावजूद भी मैंने पढ़ा, पढ़ के पीएमटी क्लियर करके, और मैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से पढ़ के, और पढ़ते पढ़ते 2 बच्चे और हो गए। जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मेरे तीसरा बच्चा का जन्म हुआ, और जब मैं फाइनल ईयर में था, जब मेरा एग्ज़ाम था, तो चौथा जो बच्चा भाई हुआ। ये बताओ, अभी की दिन में एक बच्चे को ही पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब आदमी घर पहुंचता है तो टेंशन में आता है, यार ये परेशान कर दी है। डॉक्टर मनीष सेकंड ईयर में रह करके, मतलब 3 बच्चे हो गए थे, 3 बच्चों का लालन पालन, जी, पत्नी को भी देखना, माँ बाप को भी देखना, भाई बहन को भी देखना, परिवार को, इसके बाद आप पढ़ाई भी कर लेते। जी, जॉइंट फैमिली होने का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है कि एक ही घर में रहने, सब लोग रहने से, दादा दादी के जो हमारे दादा दादी, बच्चों के दादा दादी रहते हैं, वो बच्चों को कब पल जाते पता ही नहीं लगता, चाचा चाची, भाई चाचा के बच्चे। तो ये एडवांटेज होने के कारण मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं गई। और जब आदमी के अंदर में जुनून होता है, मेरा एक जुनून है, जब तक मैं उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो मेरे दिमाग में खटकती रहती कि नहीं, उस चीज़ को मेरे को पाना है, एनी हाउ पाना है, भले कितना भी समय लग जाए। जब तक वो मुझे प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं उस पर पीछे लगे रहता हूँ। अब प्राप्त करने की बात की, जुनून आया तो शादी क्या, मतलब लव मैरिज किए थे या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज था। 24 साल की उम्र में मेरी जो है शादी हुई, और उसके बाद 1 साल के बाद मेरा पहली बिटिया हुई, वो भी अभी बीडीएस फाइनल ईयर में, वो भी डेंटिस्ट हो जाएगी जी। वेरी गुड। और सेकंड बिटिया भी नीट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही है। तो अब 4 बच्चों की बात करें तो अब ऐसा था कि ये हमारे कई पीढ़ियों से आ रहा है 4 का सिस्टम।
तो मेरे जो 3 बिटिया एक बेटा है, तो पहले 3 बेटी हो गई, फिर बेटा हो गया 4। हम लोग 3 भाई एक बहन, बहन छोटी। अच्छा। मेरे पिताजी लोग 3 बहन एक भाई, पिताजी छोटे। उनके ऊपर जाएंगे तो ग्रैंडफादर लोग 3 भाई एक बहन, उनके ऊपर जाएंगे तो 4, उनके ऊपर जाएंगे तो 4। ऐसे मेरा वंश वृक्ष है, जिसमें से 15 पीढ़ियों का लेखा जोखा सब में 4-4 का मिला। 4-4 का है। चलिए। जब मेरा चौथे बच्चे होने के बाद मेरे को, जब मैं एक दिन वंश वृक्ष पकड़ के मैं देख रहा था, तो मेरा अचानक आया, तो ये तो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट है ये 4 चलो, का। बढ़िया। अब एक दिन था कि डॉक्टर मनीष गुप्ता एक डेंटिस्ट के रूप में है, परिवार की हमारी बात हो गई डेंटिस्ट के रूप में, लेकिन मनीष गुप्ता शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा हेल्थ कैंप देखने को मिलता हो जहाँ पे डॉक्टर मनीष की प्रेजेंस ना हो। तो मैं भी काफ़ी हेल्थ कैंप्स वगैरह को कवर किया हूँ, तो मैं डॉक्टर मनीष को हर जगह देखता हूँ। ये कौन सा शौक था? क्योंकि ये भी एक जुनून और शौक से ही आ सकता है, लोग नहीं पहुँचते। ये जो चीज़ें हैं, ये एक लीडरशिप क्वालिटी इसको कहना चाहिए, या फिर एक शौक करना चाहिए। सोशल मतलब समाज सेवा, या सोशल गैदरिंग करना, या फिर सोशलाइज्ड होना, क्योंकि ये मेरे जो फादर हैं वो समाज के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, और ग्रैंडफादर भी समाज में बहुत एक्टिव है। तो वो देखते देखते वो चीज़ मेरे अंदर डेवलप हो गई कि मुझे भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। और जब मैं 12th में था, तो हमारे एक सर थे, वो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेरणा दिए, मेरे को मोटिवेट किए। चरण अजीत सिंह सर से, वो मतलब सिख थे। उन्होंने मेरे को क्लास 11 में एक क्लब बनाया था, नेहरू यूथ क्लब। उसका मेरे को प्रेसिडेंट बनाया था कि बोले आप इस क्लब के अंदर में, हमारे स्कूल में जितने बच्चे हैं, उन बच्चों के अंदर में निहित जितनी भी हॉबीज हैं उसको आपको प्रमोट करना है। जैसे स्पोर्ट्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, कॉइन कलेक्शंस हो गए, स्टैम्प कलेक्शंस हो गए। तब से मेरे अंदर में वहाँ पर स्टैम्प कलेक्शन और कॉइन कलेक्शन का एक शौक जागा। स्पोर्ट्स में मेरे अंदर में हुआ, तो फिर मैं स्पोर्ट्स में भी जो है हॉकी में स्टेट खेलने गया था ग्वालियर में। उस समय पूरे एमपी में एक ही आर्टिफिशियल ग्रास का हॉकी का स्टेडियम हुआ करता था, एस्ट्रोटर्फ। उसमें हम 12th में था, तो मैं स्टेट हॉकी टीम में सेलेक्ट होके स्कूल की तरफ से स्टेट हॉकी प्लेयर करने के लिए गया था खेलने। एनसीसी में भी था वहाँ पर। तो एनसीसी में आने के बाद अनुशासन और जो एक पंचुअलिटी रहती है, वो मेरी डेवलप हुई, और स्कूल से ही मेरे को ये सपोर्ट मिला, जिसके कारण मैं ये सब चीज़ों में आगे बढ़ पाया। तो एक चीज़ थी, जब आपने कहा कि नेहरू क्लब का आपको एक जवाबदारी दी गई थी जिसके रूप में स्कूल में ही लीडरशिप में आए। हॉबी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बढ़ती चली जाती है, जुनून में कन्वर्ट होती है। वर्तमान में एक लंबा समय गुजरा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्कूल से लेके अभी तक डॉक्टर मनीष कैरी कर रहे हैं? ये है मेरा कॉइन और स्टैम्प कलेक्शन। वो क्योंकि मेरे फादर भी कॉइन कलेक्शन करते थे जी। तो वो चीज़ मेरे को विरासत में मिली है कि पिताजी की जो कलेक्शंस है उसको मैंने आगे बढ़ाया। और जो मुद्रा कॉइन्स होती हैं वो कलेक्शंस आज तक चली आ रही है, और जुनून बढ़ते जा रहा है। और ये अथाह है, ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, बिल्कुल। क्योंकि हर कॉइन आपके पास अवेलेबल हो कलेक्शन में, वो नामुमकिन है। तो वो जैसे चल रहा है। कॉइन्स में आप कैसा कलेक्शन रखते हो? मतलब ये, क्योंकि आज की जो यूथ हमारे हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि कॉइन कलेक्शन क्या होती है, क्योंकि अब तो कॉइन भी देखने को कम मिलते हैं ना। कॉइन कलेक्शन में ऐसा आता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्रता के बाद के सिक्के भारत के, स्वतंत्रता के पहले के सिक्के भारत के। जी। अब जो स्वतंत्रता के पहले के सिक्के हैं तो अलग अलग ये थीम बेस्ड कलेक्शन लोग करते हैं। स्वतंत्रता के बाद के सिक्के, स्वतंत्रता के पहले के सिक्के, ब्रिटिश कालीन सिक्के, मुगल कालीन सिक्के, और स्टेट वाइज जो पहले हमारा देश कई राज्यों में था, मतलब कई जनपदों में था, कई रजवाड़ों में, तो अलग अलग रजवाड़ों के अलग अलग सिक्के, तो उस टाइप से भी करते हैं। कई लोग गोल्ड कॉइन करते हैं, कई लोग सिल्वर कॉइन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे थीम कुछ बेस्ड खास कोई एक आध थीम जो आपको बहुत आकर्षित करती हो? सिल्वर कॉइन्स। इसके अलावा कुछ और शौक आपने रखा? उसके अलावा अब ऐसे जैसे कि भी आज क्लिनिक में ज़्यादा काम नहीं है या फिर घूमने, कुछ और ऐसा कोई शौक? मुझे लिखना और पढ़ने का बहुत शौक है, और मैं एक पुस्तक भी लिख रहा हूँ। जी।
एक मेरा विषय है बहुत उस विषय में मेरे को बहुत अच्छा रहता है, मैं पढ़ता हूँ उस विषय में। एक तो इतिहास, हम्म, दूसरा धर्म, हम्म, शास्त्र, संस्कृति और सभ्यता। ठीक। ये मेरे 4-5 विषय हैं जिसके ऊपर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं निरंतर इस विषय पर पुस्तक लिखता भी हूँ। इसके ऊपर ट्रेनिंग भी मैंने दिया है हम्म, और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर शौक रहता है कि अपने स्किल को कैसे डेवलप किया जाए। सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के रूप में भी मैं 3-3 दिन का वर्कशॉप और ट्रेनिंग देता हूँ राइट। JCI के माध्यम से और विभिन्न लायंस क्लब के माध्यम से और भी विभिन्न समाज के प्लेटफॉर्म से और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जैसे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कैट हो गया, सराफा एसोसिएशन हो गया, ऐसे विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से मैं सक्रिय रहता हूँ और वहाँ पर इस तरह से सोशल और काम करते हैं। मैं एक और, जैसे अभी आपने नाम लिया कुछ संस्थाओं में, JCI का जो एक विंग है, एक चैप्टर है मेडिको सिटी का। तो जो मुझे जानकारी मिली कि पहले JCI में मेडिको सिटी का नाम यहाँ रायपुर में नहीं हुआ करता था, और फर्स्ट किया तो मालूम चला कि उसके फाउंडर में से आप एक हैं। ये JCI का जो ग्रुप था, एक मेडिको सिटी अलग से बनाने की क्या आपको क्यों लगी थी? देखिए JCI एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। 1915 में अमेरिका में हेनरी गिब्सन ने इसकी स्थापना की थी। उसका मेन उद्देश्य ये है कि एक्टिव सिटीजन बनाना। एक्टिव सिटीजन का मतलब ये होता है कि बंधुत्व की भावना डेवलप करना और जो व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है, अपने लिए जी रहा है, वही काम दूसरे के लिए भी करे। ठीक है। ये इसका एक उद्देश्य था। और जो भी व्यक्ति संस्था से जुड़े उसके अंदर व्यक्तित्व विकास हो, उसका खुद का डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे मानसिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, वैचारिक रूप से हो, और उनके नॉलेज को अपग्रेड करना, उनकी सॉफ्ट स्किल को डेवलप करना, पर्सनालिटी डेवलप करना, ये JCI का मेन उद्देश्य था। रायपुर छत्तीसगढ़ में 50 साल हो चुके JCI को और मुझे 25 साल हो गए हैं JCI में। 2014 में JCI रायपुर मेडिको सिटी की स्थापना हुई। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही चैप्टर था मेडिको का जो नागपुर में है, उसको भी 20 साल के आसपास हो गया। वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली, जब नागपुर में मेडिको चैप्टर चल सकता है तो रायपुर में क्यों नहीं हो सकता। बराबर है, ठीक। रायपुर भी एक राजधानी है और यहाँ पर भी लोग, मैं मेडिकल फील्ड से होने के कारण मुझे ऐसा लगा कि मेरे को इसमें मेडिकल का एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर जो मेडिकल प्रोफेशंस होते हैं वो ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा जवाबदारी रहती है, ड्यूटीज़ रहती है, मरीज रहते हैं, हॉस्पिटल्स रहना पड़ता है, उनको समय का बड़ा दिक्कत होता है। और 24 आवर्स की कभी भी फ़ोन आता है तो डॉक्टर्स को अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है, उनको मरीजों को देखना पड़ता है। तो वैसे तो मेडिकल प्रोफेशंस में अलग अलग एसोसिएशंस बने हुए हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, फिजियोथेरेपी है, आयुर्वेदिक है, लेकिन ये सब अलग अलग एक ही प्रोफेशन के होने के कारण वहाँ सीनियर जूनियर और कुछ कंपटीशन की भावना होती है। इससे हट के ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें पांचों फेटर्निटी एक मंच पे आ जाए, जिसमें एलोपैथी हो, डेंटल हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो और फिजियोथेरेपी हो, और भी विधाएं के जो डॉक्टर्स हैं, जो पैथी चलती है जो मेडिकल में, जिससे मरीज क्योर होता हो, ऐसे विधाओं को एक मंच पे लाकर एक सोशल प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि आम पब्लिक के बीच में डॉक्टर्स इजीली जा पाए और वो बहुत आसानी से डॉक्टर से इजीली कनेक्ट हो पाए। जो गैप है वो गैप हट जाए। तो मैं आपकी बात तो हुई, मैं एक चीज आप कह रहे थे मैं कि सोशल का समझ में आया कि आप डॉक्टरों को सोशल बहुत कम जुड़ पाते हैं, तो उनके लिए आपने एक फोरम बना दिया, आ गए। एक और कहीं पर्सनालिटी की, डॉक्टर तो पर्सनालिटी वाइज खुद ही स्मार्ट होते हैं, तो JCI में डॉक्टरों की पर्सनालिटी को निखारने के लिए क्या करते हो? अब इसके लिए क्या आवश्यकता भी क्या है उसकी? बहुत जरूरी है, बहुत बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि हर व्यक्ति हर विधा में मास्टर नहीं हो सकता। डॉक्टर पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, अपने फील्ड में मास्टर है, लेकिन अगर उसको मंच में बोल के माइक में बोलने के लिए बोला जाए 1000 लोगों के बीच में बोलना है या 500 लोगों के बीच में, तो उसका फियर हो जाएगा, स्टेज फियर आता है, वो नजर नहीं मिला पा रहा है, वो माइक में नहीं बोल पा रहा है। तो हम JCI में इस चीज की ट्रेनिंग देते हैं
इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर ओके। कि मंच पे खड़े होके आप इतने लोगों के बीच में कैसे बात करें, अपनी बात को कैसे रखें, ठीक। ये एक चीज जो है जीसी साइड होती है। दूसरा होता है कि एक लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना। लीडर का मतलब ये होता है कि आप जिस फील्ड में हो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाए तो उसको लीडर कहा जाता है। अगर आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है, आपके अंदर वो मैनेजमेंट स्किल डेवलप हो जाती है, तो जिस प्रकार से आप अपने शादी में कैसे मैनेज करते हो, उसी प्रकार से आप अपने हॉस्पिटल क्लिनिक में कैसे स्टाफ को मैनेज करना है, ये जेसीए में सिखाया जाता है। कैसे माइक में मंच पे खड़े होकर बात करना है, ये जेसीए में सिखाया जाता है। आपको लीडर कैसे बनना है, ये आपको सिखाया जाता है कि आपको कैसे बात करना है, आपकी वाक कटुता क्या होनी चाहिए, आपको बोलने की शैली क्या होनी चाहिए, आपका आई कांटेक्ट कैसे होना चाहिए, आपकी माइक पकड़ने की स्टाइल और गैप कितना होना चाहिए, स्टैंडिंग पोजीशन क्या होना चाहिए, आई कांटेक्ट क्या होना चाहिए। ये बहुत सारी बारीक बारीक चीजें होती हैं जो हम जेसीआई के माध्यम से सिखाते हैं लोगों को। ठीक। डॉक्टर मनीष, अभी इतनी तो बातें आपकी जेसीआई वगैरह की हो गई है, अब मैं फिर से एक बार चलूँगा आपके पुराने उस पे रसिया जाने के पहले और रसिया से लौटने के बाद में कुछ अविस्मरणीय क्षण जो आज भी सोच के मनीष हंस देते हूँ। मैं डॉक्टर मनीष नहीं पूछ रहा हूँ, मनीष को पूछ रहा हूँ कि वैसे कोई घटनाएं आती होंगी कि अब देख के लगता होगा यार ये चीज़ मेरे जीवन बहुत अच्छी, क्या मजा आ जाता है कभी कभी थकान में बैठे। वो बहुत अच्छा पल है कि जब मैं रशिया में था, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो बहुत से लोग वहाँ पर रशियन लड़की के साथ शादी कर लेते थे। तो वो एक अट्रैक्शन इतना ज़बरदस्त था कि मुझे भी लगा कि मुझे भी शादी कर लेना चाहिए वहाँ पर। और बहुत से मित्र लोग रशियन गर्ल्स से शादी की है और रायपुर में ही है, उनको लेके भी आए हैं। उस समय मेरी इच्छा थी कि मैं भी एक फ्रेंड थी, उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई थी। और उस समय मैं अपने बैच में सबसे पहले रशियन लैंग्वेज सीखा था। उस समय ना वहाँ इंग्लिश होती थी ना हिंदी, सिर्फ रशियन में ही बात करना है, रशियन में ही पढ़ना है, बोलना लिखना सब है। तो एक अट्रैक्शन हो गया था। और वहाँ पर जो वातावरण था, मैं जिस शहर में था, ओडेसा शहर का नाम था, वो पूरा सी पोर्ट है, पूरा हर सैटरडे को सी बीच में जाना और जो मस्ती और स्पोर्ट्स वहाँ कंपलसरी था। और म्यूजिक का क्लास भी आपको कंपलसरी अटेंड करना था। तो वो म्यूजिक और स्पोर्ट्स के कारण जो मेरी फिटनेस और जो मेरी एक्टिविटी थी वो परफेक्ट, मतलब एक शेड्यूल्ड हो गई थी। तो मन में आया कि मैं भी शादी करके इंडिया ले जाऊं। बिल्कुल। लेकिन फिर जब मैं घर में पापा जी से बात करता था तो पिताजी बोलते थे, बेटा मैं समाज का अध्यक्ष हूँ और आप इंटरकास्ट शादी करेंगे तो मैसेज गलत जाएगा। और मेरे विचार से शादी समाज में करनी चाहिए और आप भले अपने पसंद से करिए, समाज में करिए, जो पसंद है लड़की उससे करिए, लेकिन समाज में करिए। तो फिर मैं बोला यार पापा जी के भी कुछ अरमान है, जिन्होंने अपने को इतना पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा और विदेश तक भेजा, तो उनका हक बनता है और उनकी बात मुझे रखना चाहिए। तो फिर मैंने उस चीज़ को, प्यार पे संस्कार ने विजय पा लिया, ऐसा कहूँ। कुछ संस्कार जरूरी है, क्योंकि अरमानों पे संस्कार विजय जीत जाता है ना। अरमान तो नहीं होना चाहिए, वो क्षणिक की इच्छा होती है। अगर आप उस इच्छा को देखिए, क्या होता है कि आप जब तक आपके अंदर में त्याग की भावना नहीं आएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये 100% सत्य बोल रहा हूँ। अगर आप किसी के लिए भी कुछ भी सेक्रीफाइस करते हैं, देते हैं, करते हैं, तो ऊपर वाला 100% आपको 10 गुना देगा ही देगा। कल कर भला तो हो भला, ये सिद्धांत है कि आप पहले करो, आपको ऑटोमेटिकली आपको सब चीज मिलेगा। तो जब मैंने वो छोड़ा तो मेरे को जो पत्नी मिली वो बहुत अच्छी मिली, संस्कारी मिली, जो पढ़ी लिखी, शादी के बाद भी उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 4 बच्चों की माँ भी है, पूरा घर भी संभालती है और दुकान भी संभाल रही है। आज की डेट में वो बिजनेस वूमन है। वाह, चलिए। तो इतनी सारी चीजें, ऐसा तभी होता है कि ये संभव नहीं था रशियन लड़की के साथ। बिल्कुल कभी नहीं हो पाता। कभी मैं इसलिए कहा कि आपके अरमानों पे संस्कार जो हुआ, हावी हुआ और उसका फल आपको एक संस्कार के रूप में मिला, और कहीं ना कहीं वो पूरे परिवार में संस्कार दिखाई भी देता है। और डॉक्टर मनीष में खुद एक संस्कार इस तरह से दिखता है। मनीष जी, रायपुर के अंदर में
आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं हेल्थ को लेकर के, अलग अलग क्लब है, सोसाइटी, सब में चीज़ें में हैं, जिसके चक्कर में परिवार को कम समय दे पाते हो। हालांकि आपने जिक्र की पत्नी बहुत अच्छी मिली है, कभी ऐसा नहीं लगता कि मैंने परिवार से कुछ समय निकाल करके समाज को कुछ ज़्यादा दे दिया है? ये बहुत अच्छी बात कहा है आपने, बट नेचुरली जब हम सोशल लाइफ जीते हैं या दूसरों के लिए सोचते हैं, करते हैं, तो आपका परिवार 100% डिस्टर्ब होता है, लेकिन उसको मैनेज करना भी आना चाहिए आपको, कि एक क्वालिटी में टाइम रहा। जब आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करें 100%, जब आप सोशल करें तो सोशल ही काम करें, जब आप फैमिली के साथ है तो बाकी सब बंद कर दीजिए, सिर्फ फैमिली की बात करें आप। तो जो क्वालिटी में टाइम होता है ना, भले 1 घंटा दे परिवार को, लेकिन 100% दे, तो आपकी फैमिली 100% सेटिस्फाइड रहेगी। तो फिर मैंने मैनेजमेंट किया कि एक सर्कल बनाया, उसमें 5 ब्लॉक बना लिया। अच्छा। बिजनेस और प्रोफेशन, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, और एक आपका जो आपके हॉबी के लिए है, आपका उसके लिए। तो उसको मैनेज करने के लिए मैं चार्ट बनाया कि 24 घंटे में ही इसको कितने कितने घंटे डिवाइड करूं, उसको चेंज करते रहता हूं। ऐसा नहीं कि 5 घंटा मतलब 5 घंटा डेली, उसको वेरिएशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब चीज एडजस्ट हो जाता है। तो ये चीज मैनेज करना आना चाहिए, ये मैनेजमेंट स्किल है, ये आपको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये सीखने के लिए आपको उस फील्ड में उतरना पड़ेगा। जब तक आप नहीं उतरोगे ना, तब तक वो नहीं समझ में आएगा। जैसे अपने को किसी अच्छी चीज का अनुभव लेना है, तो आप समुद्र किनारे चले जाइए, बढ़िया ठंडी हवा आ रही है, बैठे हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा और आनंद लेना है तो आप ये थोड़ा सा पैंट ऊपर करिए और पानी में जाइए, तो पानी की जब लहर मिलती है तो आपको बहुत और आनंद आएगा। और आनंद लेना है तो आप पानी में, समुद्र में नहाइए, तो जब लहरें आती है, जब फेंकती है, तो और आनंद आएगा। बिल्कुल। अब आपको और कुछ पाना है तो आपको समुद्र के अंदर उतरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा तह तक। बिल्कुल, गोता लगाना पड़ेगा। गोता लगाना पड़ेगा, प्लस तब आपको वहां से मोती निकलेगा। सही है। तो कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए आपको धीरे 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 उसके अंदर तक उतरना पड़ता है। तो वो एक दिन में नहीं होता, समय लगता है। जब आप किसी मुकाम में, जैसे मैंने जेसीआई में बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की है, इंटरनेशनल लेवल का पोस्ट होल्डर हूँ, जेसीआई सेनेटर, एक इंटरनेशनल पदवी होती है जी। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैंने कई अटेंड किए हैं, वर्ल्ड्स के, और मलेशिया, सिंगापुर, जापान और ब्राज़ील और ट्यूनीशिया, ऐसे हर साल अलग अलग देशों में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें मैं गया, वहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल लोगों के मेरे को इंटरेक्शन करने का मौका मिला, इंटरनेशनल स्पीकर की मतलब उनकी ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। तो बहुत चीज़ मेरे को उनके अनुभव शेयर्स हुए, तो वो चीज़ मुझे प्राप्त होती गई और मैं उस चीज़ को प्राप्त किया और उसको अपने ऊपर उतारने की कोशिश की। चलो, अभी आपकी सारी चीज़ें बातें अपन लगभग हर पहलू आपसे जानी, और आपने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे और लोगों को मोटिवेट भी किया। निश्चित रूप से मानता हूँ कि हमारे दर्शक डॉक्टर मनीष से मोटिवेट तो होंगे, और कुछ लोग शायद होता है कि आपसे संपर्क भी करें कि शेड्यूल कैसे बनाना है, क्योंकि परिवार और समाज, दोस्त, व्यवसाय, सबको एक साथ मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल है, और खास करके आज के समय में। तो थोड़ी सी टिप्स आपसे जरूर लोग लेंगे, और मैं भी लूँगा, क्योंकि आए दिन घर पे तो कुछ ना कुछ झगड़ा हो ही जाता है किसी न किसी चीज़ को लेकर के। खैर, अब इस पे एक बात ये, अभी जो युवा वर्ग आ रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स को, चाहे किसी भी फील्ड का हो, इवन आपकी डेंटिस्ट्री की फील्ड का भी है, अब वो स्माइल नहीं है जो स्माइल डॉक्टर मनीष के चेहरे पे देखने को मिलती है, मैक्सिमम डेंटिस्ट में देखने को नहीं मिलता है। कुछ पाने की ललक में वे कुछ फ्रस्ट्रेट से भी नजर आते हैं। बहुत कुछ समय पे पाना रहता है। एक प्रेरक के रूप में, एक मोटिवेटर के रूप में डॉक्टर मनीष गुप्ता उन्हें क्या संदेश देते हैं अपने छोटे भाइयों को? सबसे पहले तो आपको त्याग की भावना आपको डेवलप करना है, सेक्रीफाइस, रेजिलियंस जिसको बोलना चाहिए, सहनशीलता, जितना सहोगे उतना लहोगे। दूसरा होता है कि आपको कन्विंसिंग पावर आना चाहिए, कि आप लोगों को अपनी बातों को इतने अच्छे ढंग से रखो, कन्विंस कर पाओ। आप अपने परिवार को, अपने पत्नी को, बच्चों को कन्विंस कर पाओ।
आप अपने प्रोफेशन में अपने पेशेंट्स को कन्विंस कर पाओ, आप अपने फ्रेंड्स को कन्विंस कर पाओ, 2 चीज। तीसरा, आपको नॉलेज होना चाहिए कि जब तक आपको नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप ये सब नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप नॉलेजेबल बने, दूसरा आप रेजिलियंस, आपकी सहनशीलता होनी चाहिए, तीसरा आपको कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, लोगों को आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से रख सकें, चौथा आपका एफिकेसी कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि आप जिस ज्ञान को प्राप्त किए हैं उस प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग करें कॉन्फिडेंस के साथ में। आप ज्ञान ले लिए, पढ़ लिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं जब तक उसको उपयोग ना करें। जो आप सीखे हैं वो लोगों को सिखाएं, जो आपका एक्सपीरियंस है वो लोगों को शेयर करें। लोग शेयर नहीं करते हैं। सही। और संतुष्ट होना सीखे, जो है उसी में संतुष्ट ही। अपेक्षाएं इतनी ज्यादा हो गई है लोगों की, जिसके कारण जो चीज की आपूर्ति जो सोचते हैं अपेक्षा कर लेते हैं वो प्राप्त नहीं होती, वो दुख होता है कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, बहुत जल्दी बनना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत नामी गिरामी डॉक्टर चाहिए। नामी गिरामी डॉक्टर इतनी जल्दी नहीं बनता, समय लगता है। आज अमिताभ बच्चन को भी 40 साल हो गए वहां सुपरस्टार बनने में। सही। और आप बोलो कि 10 साल में कोई चीज हो जाए, 5 साल में हो जाए, वो नहीं है, नामुमकिन है। उसके लिए कंटिन्यू आपको निरंतर उस फील्ड में काम करते रहना चाहिए, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, कंटिन्यूशन। आपको सफलता मिले चाहे ना मिले, आपको वो काम कंटिन्यू करते रहना चाहिए। लोग करते करते ब्रेक करते हैं ना, यही हताशा होती है, इसी के कारण स्माइल चेहरे से खत्म हो जाती है। तो ये कारण है। मतलब दांत के डॉक्टर कहते हैं ना, मोती सी चमक होनी चाहिए दांतों में, तो शायद स्माइल भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, तभी तो दांत दिखेंगे। नहीं तो लोगों को दांत छुपा के हंसना पड़ता है। डॉक्टर मनीष, एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि इतनी सफलताओं के बाद आप एक संतुष्ट व्यक्ति के रूप में आते हो, वो आपकी स्माइल बता देती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज हर जगह पे आप एक उत्साहवर्धक, मेरा खुद उत्साहित रहते हो जहां भी आप जाते हो, पर कहीं कुछ चीजें लगती है कि यार अभी अधूरी है, ये मिल गई होती तो अच्छा रहता। मैं नशिया वाली की बात तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, देखिए क्या होता है कि मैं बताया नहीं कि आदमी की अपेक्षा है, मेरी भी अपेक्षा है कि मैं एक ऐसे लेवल में पहुंचूं, रिनाउंड पोजीशन में पहुंचूं कि जहां लोग लालायित रहें कि नहीं, मुझे इसी डॉक्टर से ही इलाज करना है, या इसी डॉक्टर के पास ही मेरे पास जाना है। वो लेवल अभी बचा हुआ है, तो मैं लगा हुआ हूँ। और मैं क्वांटिटी पर विश्वास नहीं करता, क्वालिटी पर विश्वास करता हूँ। अगर ट्रीटमेंट आपका अच्छा रहेगा, क्वालिटी मेड रहेगा, तो आपका पेशेंट कहीं नहीं जाएगा, आपके पास कहीं भी आप बैठेंगे आएगा। आप ज़्यादा क्वांटिटी के कारण अपनी क्वालिटी गिराएंगे ना, या हल्का मटेरियल यूज करेंगे, वो बाद में पेशेंट्स को प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए अच्छा मटेरियल, अच्छी क्वालिटी, गुड प्रैक्टिस करेंगे और फेयर प्रैक्टिस। आज के मार्केट में कंपटीशन की भावना, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि लोग इतने प्रकार के गलत तरीके से कर रहे हैं, वो मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि एक प्रोफेशन में होता है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो वो एक बाकी है मेरे कि एक लेवल में ऐसा हो जाए कि उस लेवल में जाए कि नहीं यार, कि मेरे को उसी डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर मनीष से ही ट्रीटमेंट कराना है बस। तो डॉक्टर मनीष गुप्ता थे, शहर के जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ हैं, और दंत रोग विशेषज्ञ से ज़्यादा आपका परिचय चलता है एक समाज सेवी के रूप में, एक मोटिवेटर के रूप में आपका परिचय है। हमने डॉक्टर मनीष के कई पहलुओं को जानने की कोशिश की और उसको बड़े सही ढंग से, बड़ा बिना किसी छुपाव के भी, जो चीज़ कहीं छुपाई जाती है उसको भी उन्होंने बता दिया कि मेरी कहीं की ख्वाहिश थी, बाद में समझौते भी कर लिए, संस्कार सामने आया, उसको भी उन्होंने रखा। ये प्रेरणादायक होती है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि शादी, जो विवाह है, क्योंकि आज के समय में लेट मैरिज का काम चल रहा है, लोग 30-35 वर्ष तक एज में शादी नहीं करते हैं। तो डॉक्टर मनीष अपने आप में गवाह हैं कि इनकी पढ़ाई में, इवन हायर एजुकेशन जो है, जो मेडिकल जैसी एजुकेशन है, वहाँ पर जो ज़्यादा समय पढ़ाई पे देना पड़ता है, ना परिवार बीच में आया, ना विवाह बीच में आया, और ना ही बच्चे बाधित हुए, बल्कि डॉक्टर मनीष एक सफल डेंटिस्ट के रूप में आगे आए और अभी भी वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई समाज के और कई प्रेरक हिस्से में भाग ले रहे हैं और लोगों को प्रेरित करने में निरंतर काम कर रहे हैं। तो
कोई भी व्यक्ति यूं ही नहीं बन जाता है शख्स से शख्सियत। जुड़े रहिए लाइव कैंपस में नरेंद्र पांडे के साथ। नमस्कार।